हेलो दोस्तों, सभी को मेरा नमस्कार। मैं राजेश चौधरी आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे स्कूल के यूट्यूब चैनल मयूर ऑनलाइन क्लासेज के अंदर। तो वही अभी कोरोना काल चल रहा है और हमें ऑनलाइन शिक्षा पर ही अपनी निर्भरता को बढ़ाना होगा, वरना तो समय खराब हो जाएगा। तो देखो, हमारे जैसे 12वीं क्लास का आज एक चैप्टर शुरू करेंगे हम, और उसका नाम है प्रकाश की प्रकृति। चैप्टर नंबर 12 है। कौन सा है? 12वीं क्लास का चैप्टर 12 भाई। तो देखो, जो चैप्टर 12 है उसका नाम है नेचर ऑफ लाइट, मतलब प्रकाश की प्रकृति। क्या है भाई? प्रकाश की प्रकृति, नेचर ऑफ लाइट। इसकी पूरी हिस्ट्री है अपने आप में, एक पूरा इतिहास है नेचर ऑफ लाइट। नेचर का मतलब है कि प्रकाश वास्तव में है क्या चीज़। जैसा कि हमने जब 11वां चैप्टर हमने शुरू किया था, उसके के अंदर मैंने शुरुआत में आपको ये चीज़ बताई थी कि किस प्रकार प्रकाश को पहले कण माना गया, उसके बाद में प्रकाश को तरंग माना गया। तो ये कहानी शुरू हुई थी डेकार्tes से। तो शॉर्ट में बताएंगे, ज़्यादा फालतू का समय खराब नहीं करेंगे, बिल्कुल एकदम शॉर्ट में। डेकार्tes नामक एक वैज्ञानिक था, न्यूटन से पहले के समय का। इसने प्रकाश के बारे में कहा कि प्रकाश कण है। न्यूटन ने क्या किया, इस थ्योरी को आगे बढ़ाया और अपना एक सिद्धांत दिया जिसका नाम था न्यूटन का कणिकावाद का सिद्धांत। क्या था भाई? न्यूटन का कणिकावाद का सिद्धांत। कणिकावाद का सिद्धांत या न्यूटन का कणिका सिद्धांत भी केवल कह सकते हैं। कणिका सिद्धांत इतना भी केवल कह सकते हैं। न्यूटन्स कॉर्पस्क्यूलर थियरी, कॉर्पस्क्यूलर कहते हैं इसको इंग्लिश के अंदर, कणिका को कॉर्पस्क्यूलर। तो देखो, न्यूटन का कणिका सिद्धांत, न्यूटन का कणिका सिद्धांत। तो डेकार्tes ने कहा कि प्रकाश कण है। न्यूटन ने इस चीज़ को आगे बढ़ाया और न्यूटन ने कहा कि भाई प्रकाश जो है वास्तव में, क्योंकि देखो भाई प्रकाश जो है ना सूर्य का, हजारों सालों से सूर्य के प्रकाश के बाद में पृथ्वी पे जीवन पनपा। तो ये जाहिर सी बात है कि हमारे विकास से पहले से प्रकाश यहाँ पर धरती पर मौजूद है और प्रकाश आ रहा है लगातार। तो वैज्ञानिक हमेशा से इस प्रकाश को देखकर, या हमारे जो विद्वान होते थे, जो बुद्धिजीवी थे, वो प्रकाश को देखकर उनके दिमाग में कई प्रकार के सवाल आते थे कि यार ये क्या चीज़ है, ये किससे मिलकर बना है, ये किसी वस्तु से कब उत्सर्जित होता है कि नहीं। बहुत सारी चीज़ें कहने का मतलब, ये किस प्रकार अंतरिक्ष में चलता है ना, इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा है कि यानी कहना मतलब ये दिया जलाते ही पूरे कमरे में अचानक रोशनी हो जाती है, या कोई भी टॉर्च ऑन करते ही बहुत लंबी दूरी तक, यानी कुछ 1 सेकंड से भी बहुत कम समय के अंदर वहाँ पर प्रकाश चला जाता है, मतलब उसको समय लगता ही नहीं वास्तव में। तो इस प्रकार की कई सारी चीज़ें कि प्रकाश वास्तव में क्या चीज़ है, किससे मिलकर बना है, ऐसे कई सवाल उठते थे। तो न्यूटन ने इनका जवाब, क्योंकि न्यूटन एक ऐसे वैज्ञानिक रहे, ऐसे एक धार्मिक वैज्ञानिक रहे हैं जिन्होंने लगभग हर शाखा के अंदर अपना हाथ आजमाया फिजिक्स के अंदर। तो प्रकाश के बारे में इन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि प्रकाश जो है ना, वो वास्तव में छोटे छोटे सूक्ष्म, मतलब सूक्ष्म अदृश्य, जो हमें दिखाई नहीं देते, सूक्ष्म अदृश्य कणों से मिलकर बना है, हल्के कणों से। वो बहुत ही ज़्यादा हल्के हैं। और इन कणों को क्या कहते हैं हम? इन कणों को हम कहते हैं कणिका। क्या कहते हैं भाई? कणिका या कणिकाएं। क्या कहते हैं भाई? कणिका या कणिकाएं कहते हैं। तो न्यूटन ने क्या कहा कि जो प्रकाश है, किसी भी प्रकाश स्रोत से उत्सर्जित जो प्रकाश है, वो सूक्ष्म अदृश्य और हल्के कणों के रूप में गमन करता है, और जिन्हें क्या कहते हैं? कणिकाएं कहते हैं। अब ये देखो, कणिकाएं कैसे थी? जैसे मैं कहूँ ये कोई मोमबत्ती है आपकी, ये मोमबत्ती आपकी, इस मोमबत्ती से प्रकाश निकलता है ना, ऐसे इस प्रकार दोनों तरफ मान लो। तो ये प्रकाश इस प्रकार की आपके छोटे छोटे, हम कह सकते हैं गेंद होती है ना, वो प्लास्टिक की एक, जिसको किसी दीवार पे मारने पर बहुत ज़्यादा टप्पा खाती हो। आपने बचपन में उससे खेले होंगे आप। देखो इस प्रकार के ये जो कण है ना, अब यहाँ पर एक कन्फ्यूजन हो सकता है, जैसा कि हम पीछे भी यानी छोटी मोटी चीज़ें पढ़ चुके हैं फोटोन के बारे में। तो ये ध्यान रखना कि फोटोन का और इसका आपस में कोई संबंध नहीं है भैया, कुछ भी रिलेशन नहीं। फोटोन अलग चीज़ है पूरी, ये पूरी अलग चीज़ है एकदम, इसका और इसका कोई भी रिलेशन नहीं है। ये जो कण है ना, वास्तव में ये एक प्रकार का द्रव्य कण होता है भाई। जैसे हम इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन वगैरह की बात करते हैं, बिल्कुल एक वैसा ही कण होता है। उदासीन होते हैं ये कण। कैसे होते हैं? उदासीन कणिकाएं, जिनको क्या कहते हैं? कणिकाएं। फोटोन से इसका कोई भी वास्ता नहीं है। अब देखो, ये जो कण है ना, ये जब किसी दीवार से टकराते हैं, जैसे ये आपकी दीवार है, तो हमने वो एक चीज़ पढ़ी थी, जब आप, हालांकि अगर मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, आप जाके मोबाइल के अंदर गूगल भी कर सकते हैं। न्यूटन का कणिका सिद्धांत वाकई में काफ़ी बड़ा है। आरबीएससी की किताब में, एनसीईआरटी में बिल्कुल शॉर्ट में बताया गया था
क्योंकि ये सिद्धांत असफल रहा है तो इसके ऊपर ज़्यादा दिमाग खपाने की आपको आवश्यकता, हालांकि ये बहुत बड़ा है कि ये न्यूटन ने कहा था कि दौरे आते हैं उस समय वेग बढ़ जाता है, आकर्षण होता है, प्रतिकर्षण होता है, कई प्रकार की चीज़ें आपने इस प्रकार के न्यूमेरिकल देखे होंगे फिजिक्स के अंदर, वो भी यहाँ काम में आते हैं, है ना। इस प्रकार संवेग में कितना परिवर्तन होगा वगैरह, सारी बहुत सारी चीज़ें इस प्रकार की न्यूटन ने कही थी, लेकिन वो सारी गलत साबित हुई बाद में। अब देखो, अब इसने कहा कि जब ये गेंद इस दीवार से टकराती है ना तो वो इस प्रकार टकरा के चली जाती और वो जिस कोण पे आई थी उसी कोण पे लौट जाती, और इसके आधार पर इसके परावर्तन की व्याख्या की गई, प्रकाश के परावर्तन की व्याख्या की गई। मतलब इस प्रकार के कणों के रूप में होता है, और इस प्रकार किसी दीवार से जब कोई गेंद टकराती है ना प्लास्टिक, किस प्रकार उछलती है, बिल्कुल उसी प्रकार ये सारी किरणें, ये सारी जो कणिकाएं हैं वो उछलती है, और फोटोन से इसका कोई भी संबंध नहीं है, ये अलग चीज़ है, ये तो बहुत बाद में आया था कॉन्सेप्ट। अब देखो, तो न्यूटन का कणिकावाद का सिद्धांत, तो सबसे पहले चैप्टर की हेडिंग लगा लो, चैप्टर नंबर 12 प्रकाश की प्रकृति, और पहली हेडिंग लगा लो न्यूटन का कणिका सिद्धांत, न्यूटन का कणिका सिद्धांत, कॉपी के अंदर हेडिंग लगा लो। अब इसमें लिखो न्यूटन के कणिका सिद्धांत के अनुसार, न्यूटन के कणिका सिद्धांत के अनुसार किसी प्रकाश स्रोत से उत्सर्जित प्रकाश, न्यूटन के कणिका सिद्धांत के अनुसार किसी प्रकाश स्रोत से उत्सर्जित प्रकाश, देखो उत्सर्जित प्रकाश सूक्ष्म अदृश्य हल्के कणों के रूप में गमन करता है। इसमें लिखो कि सूक्ष्म अदृश्य हल्के कणों के रूप में गमन करता है, जिन्हें कणिकाएं कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? जिन्हें, लिखो जिन्हें कणिकाएं कहते हैं। इसके आगे लिखो अलग अलग रंगों की कणिकाओं का आकार भी अलग अलग होता है। इसमें लिखो अलग अलग कणिकाओं का आकार, यानी सॉरी ऐसे लिखो अलग अलग रंगों, इसमें ऐसे लिखो अलग अलग रंगों की कणिकाओं का आकार भी अलग अलग होता है। अलग अलग रंगों की कणिकाओं का आकार भी अलग अलग होता है। इसमें लिखो अलग अलग होता है। इसके आगे लिखो जब यह कणिकाएं, इसमें लिखो जब यह कणिकाएं, इसके आगे लिखो जब यह कणिकाएं आँख के रेटिना से टकराती है, देखो जब यह कणिकाएं आँख के रेटिना से टकराती है तो प्रकाश का आभास होता है। क्या होता है भाई? प्रकाश का आभास होता है। मतलब न्यूटन से पूछा गया वस्तुएं दिखाई क्यों देती है, तो इसने कहा कि जब ये कणिकाएं किसी वस्तु से टकराकर हमारी आँख के रेटिना से टकराती है तो हमें प्रकाश का आभास होता है कि वहाँ पर कुछ है और वो वस्तु दिखाई देती है ना। अब देखो इसके बाद में, अब इसके नीचे एरो लगा के लिखो, इसमें लिखो न्यूटन के कणिका सिद्धांत के अनुसार, लिखो न्यूटन के कणिका सिद्धांत के अनुसार, न्यूटन के कणिका सिद्धांत के अनुसार प्रकाश के सरल रेखीय संचरण, प्रकाश के सरल रेखीय संचरण, न्यूटन के कणिका सिद्धांत के अनुसार प्रकाश के सरल रेखीय संचरण, प्रकाश के सरल रेखीय संचरण कोमा परावर्तन, कोमा परावर्तन व अपवर्तन की आंशिक व्याख्या की गई, वह अपवर्तन की आंशिक व्याख्या की गई, वह अपवर्तन की आंशिक व्याख्या की गई, वह अपवर्तन की आंशिक व्याख्या की गई। देखो न्यूटन के कणिका सिद्धांत के अनुसार प्रकाश के सरल रेखीय संचरण, परावर्तन व अपवर्तन की आंशिक व्याख्या की गई। अब देखो भाई इसके बाद, अब लिखो इसकी सीमाएं या कमियां लिख लो, ऐसे इस प्रकार एरो लगा के लिख लो कमियां। तो पहली कमी क्या है इसकी? पहली कमी लिखो न्यूटन के कणिका सिद्धांत के अनुसार, न्यूटन के कणिका सिद्धांत के अनुसार प्रकाश की व्यतिकरण, विवर्तन, दुर्वर्ण, प्रकाश विद्युत प्रभाव आदि की व्याख्या नहीं की जा सकी। लिखो न्यूटन के कणिका सिद्धांत के अनुसार, केवल इतना ही लिख लेना, लिखो न्यूटन के कणिका सिद्धांत के अनुसार प्रकाश के व्यतिकरण, विवर्तन व दुर्वर्ण की व्याख्या नहीं की जा सकी। लिखो न्यूटन के कणिका सिद्धांत के अनुसार, पहली कमी यही है, न्यूटन के कणिका सिद्धांत के अनुसार प्रकाश के व्यतिकरण, विवर्तन व दुर्वर्ण की व्याख्या नहीं की जा सकी। दूसरा लिखो, दूसरा लिखो न्यूटन ने, इसके बाद में दूसरा लिखो न्यूटन ने सघन माध्यम में प्रकाश का वेग अधिक माना था। लिखो न्यूटन ने सघन माध्यम में प्रकाश का वेग अधिक माना था। लिखो न्यूटन ने सघन माध्यम में प्रकाश का वेग अधिक माना था, जो बाद में गलत साबित हुआ। इसमें लिखो जो बाद में गलत साबित हुआ। इसमें लिखो न्यूटन ने सघन माध्यम में प्रकाश का वेग अधिक माना था, जो बाद में गलत साबित हुआ। बस ये दो कमियां हो गई भाई। अब देखो ये टॉपिक खत्म। इसको बस एकदम आप लाइटली पढ़ लेना, क्योंकि जो सिद्धांत गलत साबित हो चुके हैं ना उनके एग्जाम में आने के चांसेस भी बहुत कम होते हैं। अब देखो आगे ये तो लगभग ये मान लो आप पूरी तरह गलत आ रहे। तो सबसे पहले अगला सिद्धांत पढ़ने से पहले हेडिंग लगाओ तरंगाग्र। तरंगाग्र इसको कहते हैं भाई वेव फ्रंट। क्या कहते हैं? वेव फ्रंट कहते हैं तरंगाग्र, वेव फ्रंट।
तो इसकी डेफिनेशन लिखो, हेडिंग लगा के तरंगाग्र की डेफिनेशन लिखो। ऐसे लिखो, किसी क्षण समान कला में किसी क्षण समान कला में कंपन कर रहे किसी क्षण समान कला में कंपन कर रहे माध्यम के कणों के बिंदु पथ को ही किसी क्षण समान कला में कंपन कर रहे माध्यम के कणों के बिंदु पथ को ही लिखो, माध्यम के कणों के बिंदु पथ को ही तरंगाग्र कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? तरंगाग्र कहते हैं। इसमें लिखो, माध्यम के कणों के बिंदु पथ को ही तरंगाग्र कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? तरंगाग्र कहते हैं। लिखो, किसी क्षण समान कला में कंपन कर रहे माध्यम के कणों के बिंदु पथ को ही क्या कहते हैं? तरंगाग्र कहते हैं। इसमें लिखो, तरंगाग्र 3 प्रकार के होते हैं। पहला लिखो, एक बार नाम लिख लो, उसके बाद अलग से बता देंगे। गोलाकार तरंगाग्र, इसको स्फेरिकल कहते हैं। दूसरा आपका बेलनाकार तरंगाग्र, और तीसरा आपका होता है समतल तरंगाग्र। है ना? ये तीनों नाम लिख लो पहले। इसके बाद दोबारा पहले हेडिंग लगाओ गोलाकार तरंगाग्र। ये भी समझाएंगे क्या होता है सारा। गोलाकार तरंगाग्र, पहला लिखो गोलाकार तरंगाग्र। इसके अंदर लिखो, इसमें लिखो, अब लिखो, जब प्रकाश स्रोत बिंदुवत होता है, लिखो, जब प्रकाश स्रोत बिंदुवत होता है तो उससे उत्सर्जित तरंगाग्र गोलीय तरंगाग्र होते हैं। देखो, जब प्रकाश स्रोत बिंदुवत होता है तो उससे उत्सर्जित तरंगाग्र गोलाकार तरंगाग्र होता है। कैसा तरंगाग्र होता है? गोलाकार तरंगाग्र होता है। देखो, जब प्रकाश स्रोत बिंदुवत स्रोत होता है तो उससे उत्सर्जित तरंगाग्र गोलाकार तरंगाग्र होता है। क्या होता है भाई? गोलाकार तरंगाग्र होता है। जैसे देखो, ये आपका कोई स्रोत है, बिंदुवत है, तो इससे जो उत्सर्जित होगा ना तरंगाग्र, वो कैसा होगा आपका? गोलाकार। ये वही बात है, जैसे आपने तालाब में कोई पत्थर गिराया ना, तो पत्थर में आपको एक, यानी जहाँ पे पत्थर गिराते हो वहाँ से आपको एक गोल ऐसी वेव निकलती हुई दिखाई देती है, जो तेज़ी से आगे बढ़ती है। बहुत सारी इस प्रकार की वेव निकलती। तो वास्तव में जहाँ से माध्यम के कण ऊपर उठे हुए होते हैं ना, मतलब आपको लगता है कि कुछ उबार ऊपर जा रहा है ऐसे, है ना? कुछ उबार, मतलब एक जगह से पानी थोड़ा सा ऊपर उठ गया और वो आगे बढ़ रहा है लगातार धीरे धीरे, है ना? तो मतलब उस घेरे के ऊपर जितने भी कण हैं वो सारे समान कला में कंपन कर रहे हैं। मतलब एक साथ ऊपर जा रहे हैं, एक साथ नीचे आ रहे हैं। क्या चीज़ समझ आई ना? समान कला का मतलब ये होता है। थोड़ा बहुत आगे बता दूंगा इसके बारे में। अब देखो, तो समान कला का मतलब क्या हुआ? एक साथ ऊपर जाएंगे, एक साथ नीचे आएंगे। कोई भी तरंग आती है तो माध्यम के कण क्या करते हैं? बस ये जैसे कोई तरंग आई, मतलब ऊर्जा आई, तो ऊर्जा आई, ये कोई कण है, तो ये कण इस ऊर्जा को ग्रहण करके ऐसे सरल आवत गति करने लगता है। मान लो यहाँ बहुत सारे कण थे, ऐसे इस प्रकार के बहुत सारे कण थे, सभी ने ऊर्जा ग्रहण करी, एक साथ ऊपर गए, एक साथ ऊपर चले गए ऐसे। तो यहाँ वाले कण क्या करेंगे? ऊपर चले गए। तो जब ये ऊपर चले गए तो ये अपने आप ही किधर आ गए? नीचे। मतलब इसके रेस्पेक्ट में देखें तो ये में नीचे लगेंगे, तो हमें लगेगा तरंग यहाँ है, फिर ये आगे बढ़ जाएंगे। मतलब ये वाले कण नीचे आ जाएंगे, आगे वालों को एनर्जी मिल जाएगी, वो ऊपर उठ जाएंगे वापस। तो इसी को वास्तव में तरंगाग्र कहते हैं। क्या कहते हैं? वास्तव में तरंगाग्र। वैसे तरंगों की परिभाषा आप जानते हो क्या होती? कि माध्यम में उत्पन्न ऊर्जा के विक्षोभ को ही क्या कहते हैं? तरंग कहते हैं। क्या कहते हैं? विक्षोभ का मतलब होता है डिस्टर्बेंस। क्या होता है? डिस्टर्बेंस, विक्षोभ। ये जो शब्द है ना, इसको इंग्लिश में कहते हैं डिस्टर्बेंस। क्या कहते हैं भाई? डिस्टर्बेंस कहते हैं इस प्रकार। डिस्टर्बेंस का मतलब क्या होता है? कि जैसे हम कहते हैं कोई चीज़ डिस्टर्ब होगी, माध्यम बिल्कुल एकदम, पानी बिल्कुल स्थिर है एकदम, और जहाँ पे पत्थर गिराया हमने, पत्थर गिराने के बाद में वो जहाँ से माध्यम डिस्टर्ब हो रहा है, मतलब जो बिल्कुल एकदम स्थिर पानी है वो एक जगह से ऊपर उठा, फिर वापस नीचे गया, इस प्रकार मतलब आगे जा रहा है, उबार आगे जा रहा है, इस प्रकार का, है ना? तो मतलब जहाँ से माध्यम डिस्टर्ब होता है हम कहते हैं वहाँ तरंग है। तो वास्तव में तरंग क्या है? ऊर्जा का विक्षोभ है किसी माध्यम में उत्पन्न, है ना? तो देखो, तो वास्तव में तरंगाग्र क्या चीज़ है? जैसे आपने पत्थर यहाँ गिराया, वो पत्थर क्या करा हमने, जैसे मान लो पत्थर को यहाँ तक ऊपर उठा रखा मैंने, तो उसके पास अभी कितनी एनर्जी है? mgh कितनी है? जैसे उसको मैं नीचे गिराऊंगा वो पत्थर जाकर पानी से टकराएगा, तो जैसे पानी से टकराएगा तो mgh के बराबर जो उस पत्थर के पास ऊर्जा थी, वो ऊर्जा किसको मिल जाएगी? उस पानी के कणों को मिल जाएगी। और पानी के कण उस ऊर्जा को पाकर क्या करेंगे? सरल आवत गति। क्या करेंगे भाई? सरल आवत गति। ये आपने 11वीं में पढ़ा था, 11वीं का टॉपिक है, तो यहाँ बहुत ज़्यादा तरंगों के बारे में चर्चा नहीं करेंगे, है ना? और उससे बहुत ज़्यादा फर्क भी नहीं पड़ेगा। तो होगा क्या? वास्तव में माध्यम के कण सरल आवत गति करने लगेंगे और वो ऊर्जा लगातार आगे बढ़ते जाएगी,
ये कण इससे आगे वाले कण को, ये वाले इससे आगे वाले कण को, मतलब आगे से आगे कणों को ऊर्जा मिलती जाएगी, लेकिन कण अपनी जगह पर ही बने रहते हैं, द्रव्य गति नहीं करता तरंग के अंदर कभी भी। तो देखो इस प्रकार के तरंगाग्र को क्या कहते हैं, गोलाकार तरंगाग्र कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, गोलाकार। ये कौन सा स्रोत है, बिंदुवत स्रोत है भाई। कौन सा स्रोत है, बिंदुवत स्रोत है, और ये गोलाकार तरंगाग्र है। तो ये चित्र बना लो, इसके बाद में इससे पास में लिख देना। एक छोटी सी चीज पहले बता देता हूं मैं। देखो जो तरंग की जो तीव्रता होती है ना गोलाकार तरंगाग्र के लिए, वो होती है आर के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। मतलब I इज प्रपोर्शनल 1/r² होती है। मतलब जैसे जैसे दूरी घटती है तरंग की तीव्रता वहाँ पर घटती जाती है। जैसे आप देखा जहाँ पर आप पत्थर डालते हो ना, वहाँ से बड़ी लेयर उठती है ऐसी बड़ी, फिर वो आगे जाती जाती धीरे धीरे छोटी होती जाती है, किनारों तक जाती जाती लगभग समाप्त हो जाती है। और अगर तालाब बहुत बड़ा है तो पहले समाप्त हो जाती है। तो देखो I इज प्रपोर्शनल 1/r²। ये कैसे आया भैया, तो हम जानते हैं तीव्रता का फॉर्मूला होता है I बराबर E/A × T कि तरंग संचरण के अविलंबवत स्थित किसी एकांक क्षेत्रफल से प्रति सेकंड गुजरने वाली ऊर्जा को ही क्या कहते हैं, तरंग की तीव्रता कहते हैं। तो यहाँ क्षेत्रफल आ रहा है, तो वास्तव में गोले का क्षेत्रफल क्या होता है, मान लो इसकी त्रिज्या r है, तो इसके लिए क्या होगा गोले के ये क्षेत्रफल, गोले का क्षेत्रफल क्या होगा 4πr²। गोलाकार है तो 4πr²। तो देखो r के, तो I इज प्रपोर्शनल 1/r² हो जाएगा। और अगर इसको आप वर्ताकार तरह देखें तो πr² हो जाएगा। कितना हो जाएगा, मतलब r² की व्युत्क्रम में आ रहा है। अब एक चीज़ और होती है, आयाम और r में क्या संबंध होता है। तो एक चीज़ फिक्स है तरंग के लिए, याद रखो हमेशा जो तरंग की तीव्रता है ना, वो उसके आयाम के वर्ग के समानुपाती होती है। ए इसका आयाम होता है। क्या होता है इसका आयाम। अब आयाम क्या होता है तरंग का वास्तव में, देखो जैसे कोई माध्यम का कण है या कोई हम तरंग का ग्राफ ये इस प्रकार प्लॉट करें, तो वो ग्राफ कुछ ऐसा आ रहा है। मतलब कण इतना अधिकतम ऊंचाई तक जा सकता है, इससे ज़्यादा नहीं। तो ये वाली जो दूरी है ना, इसी को क्या कहते हैं, इसका आयाम कहते हैं। क्या कहते हैं, आयाम कहते हैं। मतलब किसी भी सरल आवृत्त गति कर रहे कण का अपनी माध्य स्थिति से या साम्य स्थिति से अधिकतम विस्थापन को क्या कहते हैं, आयाम, एम्पलीट्यूड कहते हैं। इसलिए ऐसे बताते हैं इसको। तो हमेशा तरंग की तीव्रता, हमेशा उस तरंग की तीव्रता ज़्यादा होती है जिसका आयाम क्या होता है, ज़्यादा होता है। और इन दोनों में संबंध क्या होता है, I इज प्रपोर्शनल A²। आपने वो फॉर्मूला पढ़ा होगा 2π² n² v² a², है ना, इस प्रकार के 11th क्लास के अंदर I इज प्रपोर्शनल A² आया यहाँ पर। अब A और R में क्या संबंध हुआ फिर बताओ, A इज प्रपोर्शनल 1/r, क्योंकि इसका भी स्क्वायर इसका भी स्क्वायर हुआ ना। तो ये कुछ छोटी मोटी चीज़ें जो आप याद रख सकते हो। अब देखो इसके बाद, तो ये आपका तरंगाग्र कौन सा हो गया, गोलाकार तरंगाग्र। ये चित्र बनाने के बाद इसके पास में लिख देना। अब देखो इसके बाद दूसरा लिखो बेलनाकार तरंगाग्र। क्या लिखोगे भाई, बेलनाकार तरंगाग्र। सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट कहते हैं इसको, सिलेंड्रिकल। तो देखो दूसरा बेलनाकार, तो इसमें लिखो जब प्रकाश स्रोत रेखीय होता है, जब प्रकाश स्रोत रेखीय होता है तो उससे उत्सर्जित तरंगाग्र, देखो जब प्रकाश स्रोत रेखीय होता है तो उससे उत्सर्जित तरंगाग्र, तरंगाग्र बेलनाकार तरंगाग्र होता है। देखो जब प्रकाश स्रोत रेखीय होता है तो उससे उत्सर्जित तरंगाग्र बेलनाकार तरंगाग्र होता है। और ये कैसा तरंगाग्र होता है भाई, बेलनाकार तरंगाग्र होता है। अब देखो बेलनाकार तरंगाग्र का चित्र कुछ ऐसा बनता है, जैसे मान लो ये आपका स्रोत है। क्या है भाई आपका स्रोत, तो इसे इस प्रकार का तरंगाग्र निकला है। ये इस प्रकार का है ना। तो ये तो हुआ आपका प्रकाश स्रोत। क्या हुआ, प्रकाश स्रोत। ये रेखीय स्रोत, और ये क्या हुआ आपका बेलनाकार तरंगाग्र। अब बेलनाकार तरंगाग्र जो होता है ना, उसके लिए जो तरंग की तीव्रता है ना I, वो 1/r के व्युत्क्रमानुपाती होती है। क्यों होती है, क्योंकि आपको पता है बेलन का क्षेत्रफल क्या होता है 2πrh, है कि नहीं। क्या कुछ इतना ही होता है क्या, 2πrh होता है। तो r आएगा, इसके r² नहीं आएगा। तो I इज प्रपोर्शनल क्या होगा 1/r। मतलब स्रोत से दूरी बढ़ने पर तीव्रता पे क्या प्रभाव पड़ेगा, घटेगी। तीव्रता पे क्या प्रभाव पड़ेगा, अगर आयाम के अनुसार बात करें तो I इज प्रपोर्शनल हम जानते हैं A² होता है। ये आयाम है तो A इज प्रपोर्शनल क्या हो जाएगा 1/√r। क्या हो जाएगा 1/।
इन कई बार इस प्रकार के छोटे मोटे सवाल वो पूछ लेता है, अनुपात वगैरह पूछ लेता है, सवाल देखोगे तो समझ आएगा आपको। अब देखो इसके बाद ये हो गया आपके बेलनाकार तरंगाग्र। कौन सा तरंगाग्र हो गया भाई? बेलनाकार। थोड़ा चित्र ढंग से बना लेना आप, है ना। अब देखो इसके बाद तीसरा लिखो समतल तरंगाग्र। ये भाई काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट वगैरह कुछ लगाना नहीं है लेकिन काफ़ी ज़रूरी है ये। हम ज़्यादातर समतल तरंगाग्र काम में लेंगे पूरे चैप्टर में। अब देखो तीसरा आपका समतल तरंगाग्र। भाई कौन सा तरंगाग्र? समतल तरंगाग्र है। इसको कहते हैं आपके प्लेन वेव फ्रंट कहते हैं। समतल तरंगाग्र के अंदर क्या होता है? देखो वास्तव में अगर मैं बिंदु स्रोत यहाँ लूँ, है ना, बिंदु स्रोत है या रेखीय स्रोत है, कोई भी स्रोत, दोनों ले लो। ये बिंदु स्रोत है या चाहो तो रेखीय स्रोत भी आप ले सकते हो। अब इससे कोई तरंगाग्र दूर जा रहा है और मैं वो तरंगाग्र यहाँ ऐसा बना लूँ, बड़ा सा एकदम बड़ा सा ऐसा। क्या इस टाइप का बना सकता हूँ? ये तो बहुत कम दूरी पर है, बोर्ड पे इतना ही बना सकते। मैं कहूँ 1000 किलोमीटर दूर है इससे, तो उस समय इसका जो एक छोटा सा जो भाग होगा ना तरंगाग्र का, छोटा सा भाग, ये वाला देखो, ये वाला, इसको जूम कर लो, ये वाला भाग, इसी को हम क्या कहेंगे? समतल तरंगाग्र। क्या कहेंगे? समतल तरंगाग्र कहेंगे। तो इसकी डेफिनेशन कैसे लिखी जाएगी? जैसे आपने वो चीज़ बताई थी ना, हम यानी इस चीज़ को एक्सप्लेन करते हैं, समतल दर्पण की त्रिज्या अनंत होती। कैसे होती? क्योंकि अगर कोई बहुत बड़ा गोला हो, उस गोले का एक छोटा सा भाग वास्तव में सीधा होता है। बहुत बड़ा गोला बना लो ऐसे, बहुत बड़ा गोला है, तो उस गोले का एक छोटा सा भाग, जैसे मान लो ये कोई गोले की कोई दीवार ऐसे आ रही है, ये बड़ा छोटा सा भाग है। हालांकि ये तो अभी भी कर्व्ड है, लेकिन अगर ये बहुत बड़ा हो तो ये लगभग सीधा मान सकते हैं। पृथ्वी गोल है, जबकि हमें धरती अभी कैसे दिखाई देती है? सपाट, क्योंकि हम कुछ दूरी तक ही देखते हैं। जब पूरी पृथ्वी को देखेंगे तो हमें लगेगा ये गोल है। कैसी है? हालांकि पूरी तरह गोल भी नहीं है, लेकिन हमें ये गोल, चपटी नहीं है भैया, कोई चपटी पर समझ लेना, गोल है पृथ्वी, लेकिन पूरी तरह गोल नहीं, है ना। अब देखो तो यहाँ पर बिल्कुल एकदम, यानी इसका जो छोटा सा भाग होता है वही क्या कहलाता है? समतल कहलाता है। क्या कहलाता है भाई? समतल। तो वास्तव में समतल दर्पण जो होता है उसके अंदर क्या होता है? उसको अगर हम किसी गोले का एक छोटा सा भाग मानकर अगर इसका गोला ड्रॉ करें, इसका गोला खींचे, तो वो गोला बहुत बड़ा बनेगा, जिसकी त्रिज्या बहुत ही ज़्यादा होगी। तो हम कहते हैं कि समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या अनंत होती, और r बराबर होता है 2f। तो वक्रता त्रिज्या अनंत है तो फोकस दूरी भी कितनी हुई? अनंत हुई। इस टाइप से आपने सुना होगा, तो सेम वही फंडा यहाँ पर है कि जब बिंदु स्रोत या बेलनाकार या रेखीय स्रोत से उत्सर्जित तरंगाग्र बहुत बड़ा हो या स्रोत से बहुत अधिक दूरी पर स्थित हो, तो उसके एक छोटे से भाग को क्या कहते हैं? हम समतल तरंगाग्र कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? समतल तरंगाग्र कहते हैं। तो पहले इसकी डेफिनेशन लिख लो। इसमें लिखो जब गोलाकार तरंगाग्र, इसमें लिखो जब गोलाकार तरंगाग्र या, इसमें लिखो जब गोलाकार तरंगाग्र या बेलनाकार तरंगाग्र, लिखो जब गोलाकार तरंगाग्र या बेलनाकार तरंगाग्र स्रोत से बहुत अधिक दूरी पर स्थित हो, लिखो स्रोत से बहुत अधिक दूरी पर स्थित हो, लिखो स्रोत से बहुत अधिक दूरी पर स्थित हो, लिखो स्रोत से बहुत अधिक दूरी पर स्थित हो, तो इसमें लिखो तो उनसे प्राप्त तरंगाग्र बहुत, लिखो तो उनसे प्राप्त तरंगाग्र बहुत बड़ा प्राप्त होता है। इसमें लिखो तो उनसे प्राप्त तरंगाग्र बहुत बड़ा हो जाता है, ऐसे लिख लेना, बहुत बड़ा हो जाता है। इसमें लिखो इस बड़े तरंगाग्र एक छोटे से भाग को ही क्या कहते हैं? लिखो इस बड़े तरंगाग्र के एक छोटे से भाग को ही क्या कहते हैं भैया? समतल तरंगाग्र कहते हैं। क्या कहते हैं? समतल तरंगाग्र। अब देखो समतल तरंगाग्र होता कैसा? ये देखो इस टाइप का, ये देखो। अब इसके लिए जो होती है ना, ये मतलब दूरी बढ़ने पे क्या प्रभाव पड़ेगा? तो इसके लिए जो तीव्रता है ना, वो नियत होती है, मतलब दूरी पर डिपेंड नहीं करती, दूरी पर डिपेंड ही नहीं करती, तीव्रता नियत होती है। अब एक चीज़ और, जो प्रकाश की जो किरण होती है ना भैया, वो हमेशा तरंगाग्र के अभिलंबवत होती है। मतलब अगर समतल तरंगाग्र हुआ तो प्रकाश इधर चलेगा, अगर बेलनाकार तरंगाग्र हुआ या गोलाकार तरंगाग्र हुआ तो प्रकाश ऐसे चलेगा, ऐसे। और अगर वो हुआ रेखीय हुआ तो ऐसे चलेगा, और ऊपर ऐसे चलेगा, यानी जिस टाइप से तरंगाग्र होता है उसी टाइप से। क्या चीज़ समझ आई ना? मतलब प्रकाश की किरण। तो ये नोट में लिख लेना, ये उतार लेना, पहले तो डेफिनेशन लिखवाई दिए, चित्र बना लेना इसका, आई नियत लिख देना पास में, ये कुछ मत बनाना अभी। और इसके बाद में नोट में लिख लेना, नोट में लिखना कि प्रकाश किरण हमेशा
प्रकाश किरण हमेशा हम लिखो कि तरंग संचरण के या प्रकाश किरण हमेशा तरंगाग्र के अभिलंबित होती है। कैसे होती है भाई? तरंगाग्र के